नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। और आज एक बार फिर से बात राजनीति की ही होगी, क्योंकि देश में चुनावी माहौल है। चारों ओर केवल और केवल चुनाव की चर्चा, उम्मीदवारों की बातें, उनके विचारों, उनके तर्क को सुनकर विभिन्न तरह के चर्चे हो रहे हैं। सामाजिक संजाल से लेकर चाय की दुकानों तक चुनावी चर्चा, हर जगह चुनाव ही चुनाव भरा हुआ है। तो ऐसे में हम कैसे इससे अलग रह सकते हैं? वैसे बात केवल मीडिया में नहीं हो रही है, बल्कि समाज का हर तबका, बच्चे, बूढ़े, युवा, सभी किसी न किसी रूप में चुनावी बहस में शामिल हैं। इतना ही नहीं, भले ही इस बार महिला उम्मीदवारों की संख्या अपेक्षाकृत कम हो, लेकिन महिलाएं भी चुनावी माहौल को लेकर उतनी ही सजग और मुखर हैं। सच कहें तो ऐसा लगता है कि मानो हवाओं में भी चुनाव की बातें तैर रही है। जी हाँ, यहाँ हवाओं में भी बातें चुनाव की हो रही है। यानी पूरी तरह से कहें तो चुनाव लग गया है सबको, लेकिन यह चुनावी उन्माद पूरे देश में समान रूप से नहीं दिखता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे चुनाव सिर्फ इस बार मधेश में ही हो रहा है। कोई मधेश का गुणगान कर रहा है तो कोई उसे गंदगी और कचरे से जोड़ कर देख रहा है, मगर बात फिर भी मधेश की ही हो रही है। हो सकता है इस बार के चुनाव के बाद मधेश का काया पलट हो जाए। कहने के लिए तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं विशेष रूप से दो विषयों पर बात करना चाहूंगी। एक एमआईएम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के बयान पर, और दूसरा उन्हीं की पार्टी के नेता महेश बसनेत की भूमिका पर। सबसे पहले बात करते हैं एमआईएम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की। वे अपनी वाक्पटुता, चतुर संवाद शैली और हास्य मिश्रित भाषणों के लिए जाने जाते हैं। अपनी बोली की शैली से सभी को हंसाने वाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली की आज मैं पहले बात करूंगी। उन्होंने हाल ही में कहा है कि दमक धानुषा और महतरी की तरह गंदा नहीं है, और इस आधार पर भी सवाल उठाया कि बालेन वहां जाकर क्या सिखाने वाले हैं। सच कहें तो दमक को लेकर उन्होंने कोई गलत बात नहीं कही है। दमक अपेक्षाकृत साफ है, लेकिन असली सवाल यह है कि धानुषा, महतरी या रौतहट आज जिस स्थिति में है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसने बनाया है महतरी, धनसा, रौतहट को ऐसा? सबसे ज्यादा तो सत्ता में आप और आपकी पार्टी ही रही है, चाहे फिर गठबंधन की ही सरकार क्यों ना हो। ऐसा भी नहीं है कि कोई आप 2-4 दिन प्रधानमंत्री रहे हैं। आप कई बार देश के प्रधानमंत्री बने, पूरे देश के अभिभावक बने, और एक बार नहीं कई बार बने। तब तो कभी गंदगी को साफ करने का बीड़ा नहीं उठाया आपने, ना ही आपने इन क्षेत्रों की गंदगी, अव्यवस्था और बदहाली को दूर करने के लिए कोई व्यापक अभियान ही चलाया। अगर दमक साफ है तो यह सवाल भी उठता है कि क्या सिर्फ आप दमक के प्रधानमंत्री थे? पूरे देश की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? और आज जब कोई इन क्षेत्रों की बात करता है, बदलाव की बात करता है, तो आपको असहजता क्यों हो रही है? कहीं यह डर तो नहीं है कि जिन मुद्दों को बरसों तक आपने और आपकी सरकार ने नजरअंदाज की है, वे अब चुनाव में सवाल बनकर खड़े हो रहे हैं। यह भी सच है कि गंदगी का मूल कारण गरीबी है, और गरीबी हटाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। गालियां देने से हालात नहीं बदलते। आपने देखा होगा कि माइनस तापमान वाले जगहों में लोग ठंड से नहीं मरते, लेकिन मधेश के लोग ठंड में मर जाते हैं। सच यह है कि वो ठंड से नहीं मरते हैं, वो मरते हैं गरीबी से। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सिर्फ चुनाव में आकर इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे आप, न स्वयं कुछ करेंगे मधेश के लिए, और अगर कोई करने की बात करे तो उल्टा आप प्रश्न करें। वैसे लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विचार रखने का अधिकार है, लेकिन किसी क्षेत्र, समुदाय या जनता का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। आलोचना कीजिए, खुलकर कीजिए, बहस कीजिए,
खुलकर कीजिए, ये आपको अधिकार मिला है, लेकिन किसी का अपमान नहीं करें। सामने वाले के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हमेशा दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखें। ओली की असहजता इसलिए भी दिखती है क्योंकि उन्होंने कभी मधेश को समझने का प्रयास ही नहीं किया। जहाँ तक हो सका उसकी गलतियों, उसकी कमी कमजोरियों को ज़्यादा दिखाया है। हालांकि हो सकता है इसमें भी उनकी कोई राजनीतिक बातें हों, कोई राजनीतिक चाल हो, लेकिन इस बार के चुनाव में गगन थापा हो, बालेन हो या ऋषि धमला हो, सभी पहुंच रहे हैं मधेश में। वहां जाकर लोगों से मिल रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। सच तो यह है कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा मालूम नहीं है। ऋषि धमला को भी मधेश के बारे में, गगन थापा को भी मधेश के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस बार वो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं और कम से कम वो जानने और समझने की कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं आप सभी को कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी का समर्थन कर रही हूँ। मैं न किसी के पक्ष में हूँ, न किसी के विपक्ष में। मैं केवल यह कहना चाहती हूँ नेपाल की जनता से कि वे अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अपना मत देने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें। आप यह देखें कि जिसे आप चुन रहे हैं वह आपके प्रदेश, आपके गांव, शहर, आपकी पहचान को किस नज़र से देखता है। कभी भी चेहरा देखकर नहीं, नीयत देखकर वोट कीजिए। आपका एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। रही बात कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, तो नेपाल की संविधान में इस बात पर कहीं किसी तरह का रोक नहीं लगाया गया है कि आप निश्चित जगह से ही चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी जहां से इच्छा हो आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये उम्मीदवारों और उनकी पार्टी तय करती है कि वो अपने उम्मीदवारों को कहां से खड़ा करना चाहते हैं। इस बार हर कोई मधेश में अपनी जगह बनाना चाहते हैं और यही बात बहुतों को खल रही है। जाति, क्षेत्र, भाषा के आधार पर विभेद करना संविधान और लोकतंत्र दोनों के खिलाफ है। लेकिन यह भी सच है कि एमाले ने शुरू से ही मधेश को लेकर एक नकारात्मक छवि बनाई है। हमेशा मधेश को लेकर कटाक्ष किया है, व्यंग और अपमान किया है। अभी जो कुछ भी हो रहा है यह एमाले के लिए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। देश का संविधान समानता की बात करता है। सिर्फ वोट के लिए समाज में विभेद की राजनीति नहीं करें। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जिस तरह आज मधेश के लोगों ने उम्मीदवारों को अपनाया है, जरा कभी समय आए तो मधेश के नेता पहाड़ से जाएं चुनाव लड़ने तो देखना है कि उन्हें अपनाया जाता है या नहीं। ये भी हो सकता है कि मधेसी नेताओं पर सीधे आरोप लगा दिया जाए, आप भारतीय हैं, बिहारी हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें लगता है कि मधेश के लोग बिहारी और भारतीय होते हैं। अब मैं बात करने जा रही हूँ महेश बस्नेत की। ये विवादों में रहना पसंद करते हैं और मधेश उनके लिए हमेशा आसान निशाना रहा है। इस बार भी उन्होंने वही किया, लेकिन पसंद में बने रहने के लिए कभी अच्छी बात नहीं की मधेश को लेकर। उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ ऐसी बात कर दी जिससे कि बवंडर मच जाता है। ऐसा लगता है कि मधेश से उनकी बहुत पुरानी कोई दुश्मनी है। एमाले सत्ता में रहे तब भी अब शब्द ही बोलना है और नहीं है सत्ता में तब तो खैर बोलना ही बोलना है। हालांकि महेश बस्नेत ने माफी तो मांग लिया है, तो क्या हमेशा की तरह हम उन्हें माफ कर दें? हाँ, उन्हें और उनके द्वारा कही गई बातों को लेकर एक सार्वजनिक बहस तो जरूर शुरू हुई है और सार्वजनिक बहस में बार बार इस बात की मांग की गई थी कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यहाँ तक बात आई कि एमाले को मधेश में बहिष्कार कर देना चाहिए। एमाले के किसी उम्मीदवार को हम वोट नहीं करें। हारकर बस्नेत ने सार्वजनिक रूप से एक विज्ञप्ति दी कि मैंने जानबूझकर इस तरह की टिप्पणी नहीं की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें छौरा शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम था। यह तर्क न केवल हास्यास्पद है बल्कि अपमानजनक भी है। आप राष्ट्रीय पार्टी के
नेता हैं, दशकों से राजनीति कर रहे हैं। और अगर आप अपने ही देश के 51% लोगों की भाषा नहीं समझते हैं तो समस्या शब्द की नहीं है, आपके सोच की है, आपकी मानसिकता की है। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा मधेश, मैथिली भाषा, संस्कृति और पहचान का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी बातों को बिना सोचे समझे गलत नियत से लोगों ने प्रचार प्रसार कर दिया है। यह केवल मधेश और मधेशियों का अपमान नहीं था, बल्कि राजनीति का भी अपमान था। राजनीति का मतलब केवल कीचड़ उछालना नहीं होता है, और यदि पार्टी इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती तो उस पार्टी को भी राष्ट्रीय पार्टी कहलाने का अधिकार नहीं है। जो राष्ट्रीय पार्टी है वो पूरे देश के लिए है, किसी एक क्षेत्र, किसी एक प्रदेश के, किसी एक जाति, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजनीति यही कहती है कि अगर आप राजनीति करने आए हैं या यदि आप राजनीति में आए हैं तो उसी दिन से आप देश के हो गए, सभी आपके अपने हैं। राष्ट्रीय पार्टी वह होती है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करे, किसी एक क्षेत्र, जाति या समुदाय का नहीं। वैसे यह भी जरूरी नहीं है कि सभी को हर भाषा आती ही हो, क्योंकि यहाँ नेपाल में लगभग 124 भाषाएं बोली जाती हैं। आप हर भाषा को जानते ही हो, उसमें दक्ष ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अपनी जनता के बीच में हैं तो कोई क्षमा नहीं मिल सकती है आपको, क्योंकि आपने गलत बोला तो बोला। आप किसी कमरे में बैठकर कुछ बोल जाएं 2-4 लोगों के बीच में, कोई बात नहीं है। लेकिन आप सार्वजनिक स्थल में अगर किसी तरह की बात पे कोई टीका टिप्पणी करते हैं तो ये मायने रखता है। आपको बोलने से पहले पूछना चाहिए था। आपने कहा है कि मैंने नहीं कहा था, वहाँ जो लोग थे मैंने पूछा था, तब तो यह और भी गलती, क्योंकि वे तो ठेठ नेपाली भाषी हैं, उन्हें कैसे पता होगा। नेताओं से बस इतना कहना है, आप एक दूसरे पर आरोप लगाइए, राजनीतिक बहस कीजिए, यह आपका अधिकार है और काम भी है। लेकिन किसी जाति, समुदाय, धर्म या क्षेत्र को अपमानित मत कीजिए। राजनीति करने आए हैं, राजनीति कीजिए, विकास की बात कीजिए, सम्मान की भाषा बोलिए, क्योंकि इतिहास अंततः उन्हें ही याद रखता है जो जोड़ने का काम करते हैं। नेता वही याद रखे जाते हैं जो विकास की भाषा बोलते हैं और उसी पर काम भी करते हैं। बाकियों का शोर तो बस चुनाव तक ही रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।